गति 100 प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। विश्व स्तर पर भारत की ओर से शांति व आतंकवाद के खिलाफ नई सक्रियता जहां सुखद और स्वागत योग्य है, वहीं काबुल में चीनी नागरिकों को निशाना बनाना दुखद और निंदनीय है। भारत ने हमेशा ही आतंकवाद का खुलकर विरोध किया है और संवाद से समाधान पर जोर देता आया है। G20 की अध्यक्षता से लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता तक भारत के प्रयासों में आई तेजी सबका ध्यान खींच रही है। भारत ने सुरक्षा परिषद को आतंकवाद के खिलाफ फिर आगाह किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को पत्र लिखकर संकल्प पत्र पेश करने के लिए कहा है। दरअसल भारत चाहता है कि सुरक्षा परिषद में आतंकवाद को अच्छे बुरे में बांटने की परिपाटी छोड़कर आगे बढ़ा जाए। भारत ने उचित कहा है कि आतंकी कृत्यों को धार्मिक या वैचारिक रूप से बांटने से आतंकवाद से लड़ने की साझा वैश्विक प्रतिबद्धता कम होती है। वाकई ऐसा ही होता आया है। भारत ने बार बार कहा है कि आतंकवाद को एक ही नज़र से देखना चाहिए। किसी भी देश को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बहरहाल अफ़गानिस्तान की राजधानी में सोमवार को चीनी कारोबारियों के बीच लोकप्रिय गेस्ट हाउस के पास जोरदार धमाका और गोलीबारी की आवाज़ सुनी गई। तालिबान पिछले साल अगस्त में सत्ता में वापस आने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा में सुधार का दावा करता रहा है, पर वहाँ कई बम विस्फोट और हमले हुए हैं, जिनमें IS का भी हाथ बताया गया है। वहाँ पिछले दिनों से चीनियों की आवाजाही बढ़ी है। अफ़गानिस्तान के विकास के लिए वहाँ विभिन्न देशों के व्यापारियों का आना अच्छी बात है, पर हमलावरों ने अगर चीनियों को निशाना बनाया है तो यह चीन सरकार के लिए गंभीरता से सोचने का समय है। चीन फिलहाल अफ़गानिस्तान के साथ 76 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और उसने तालिबान शासन को मान्यता नहीं दी है, लेकिन अफ़गानिस्तान में उसकी सक्रियता बढ़ रही है। चीन वहाँ पूर्ण राजनयिक मौजूदगी बनाए रखने वाले चंद देशों में शामिल है। बीजिंग का यह भय पुराना है कि शिनजियांग के संवेदनशील सीमा क्षेत्र में अल्पसंख्यक उइगर अलगाववादियों के लिए अफ़गानिस्तान एक मंच बन सकता है। चीन आतंकियों और तालिबान के साथ शुरू से ही ठीक ठाक तालमेल बिठाकर चलता रहा है। उग्रपंथी संगठन उसके ग्राहक रहे हैं, इसलिए हमने समय समय पर देखा है कि संयुक्त राष्ट्र में भी चीन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों को प्रतिबंध से बचाने की कोशिश में लगा रहता है। आतंकवादी किसी के साथ नहीं है। आतंकवाद को पालने पोसने में किसी का भी अस्थायी हित नहीं है, तो उसके प्रति जरा भी उदारता क्यों बरती जाए। चीन अपने देश के अंदर आतंकवाद का फन बुरी तरह कुचलता रहता है, लेकिन ठीक वैसा ही वह दुनिया के सामने किसी भी कोने में नहीं करता। काबुल में विगत महीनों में रूसी और पाकिस्तानी दूतावास पर भी हमले हो चुके हैं। अब चीनियों का निशाने पर आना चीन के लिए सबक होना चाहिए।
अमेरिका और रूस बार बार भारत के प्रति समर्थन जता रहे हैं, लेकिन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में केवल चीन ऐसा है जो भारत को आगे आता देखना नहीं चाहता। आतंकवाद के खिलाफ भारत को साथ लेने और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने में ही भलाई है। पता नहीं चीन कब यह समझेगा। अभी ये कौन लोग हैं जो जेलों में हैं? एक बड़े और भव्य हॉल में यह प्रश्न गूंजा और सन्नाटा खींच गया। प्रश्न पूछने वाला भारत का प्रथम नागरिक था और जिनकी तरफ सवाल उछाला गया था वे न्यायपालिका के शीर्ष पर बैठे वे लोग थे जिनके कंधों पर नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की हिफाजत की जिम्मेदारी है। आमतौर पर ऐसे औपचारिक उद्बोधन जो किसी धीर गंभीर विमर्श के उद्घाटन के अवसर पर दिए जाते हैं, मुख्य वक्ता के सामने लिखित रख दिए जाते हैं और वह एक रोबोट की तरह पढ़ देता है। विडंबना यह है कि अमूमन यह लिखित भाषण उसी संस्था द्वारा तैयार किया जाता है जिसका कार्यक्रम होता है और इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि उसी की कारगुजारियों की प्रशस्तियों से भरा होता है। सुप्रीम कोर्ट के जिस कार्यक्रम का उद्घाटन करने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गई थी उसमें भी उनके सामने बोलने के लिए निश्चित रूप से आयोजकों, कानून मंत्रालय या उनके अपने सचिवालय द्वारा कागजों का एक पुलिंदा जरूर रखा गया होगा, पर उन्होंने उसकी उपेक्षा कर एक ऐसा सवाल पूछा जो सीधे उनके दिल से निकला था और किसी के पास उसका उत्तर नहीं था। राष्ट्रपति के एक सवाल से कई सवाल गूंथे हुए थे। उन्होंने यह तो पूछा ही कि वे कौन लोग हैं जो भारतीय जेलों में बंद हैं, जिन्हें न तो अपने मौलिक अधिकारों का पता है, न संविधान की प्रस्तावना का और न ही मौलिक कर्तव्यों का। कहने का मतलब यह कि जेलों में बंद हाशिए के ये लोग अन्य मानवीय उपलब्धियों के अलावा शिक्षा से भी वंचित हैं। इसके साथ उन्होंने विकास के हालिया मॉडल पर भी सवाल उठाया कि एक तरफ तो कहते हैं हम विकास की ओर जा रहे हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारी जेलें भीड़ से बजबजा रही हैं, इसलिए हमें और ज़्यादा जेलें चाहिए। इस एक प्रश्न में ही दूसरा प्रश्न निहित था कि यदि हम विकास के जरिए स्वस्थ, साक्षर और संतुष्ट समाज बनाने का दावा कर रहे हैं तो फिर क्यों हमें अपनी जनसंख्या के बड़े हिस्से को जेलों में बंद रखने की ज़रूरत पड़ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की चिंता किसी शून्य से नहीं उपजी थी। वर्षों पहले जब वह ओडिशा विधानसभा की सदस्य चुनी गईं तब उन्हें गृह विभाग से संबंधित अस्थायी समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। इस हैसियत से उन्हें ओडिशा के अलग अलग जिलों की जेलों में जाने का मौका मिला। वहां उन्होंने देखा कि आदिवासियों की एक बड़ी जमात जेलों में बंद है। ज़्यादातर मुकदमों में सुनवाई भी वर्षों से लंबित है। कुछ ही जमानतें हो गई हैं पर कई के पास जमानतदार नहीं हैं। ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके चलते असंख्य आदिवासी जेलों में सड़ रहे हैं। राष्ट्रपति खुद आदिवासी समुदाय से आती हैं। वह जानती हैं कि अपने शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश के चलते इन आदिवासियों से यह उम्मीद करना ज़्यादती होगी कि वे भारतीय संविधान में निहित अपने मौलिक अधिकारों को जानते होंगे। वे तो अपनी नियति को दोष देते हुए जेलों में अपना समय काटते रहते हैं। आंकड़ों की बात
करें तो देश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 8.6% है और जेलों में बंद कैदियों में उनका प्रतिशत 10.7 है। आदिवासियों के संबंध में यह व्यक्त चिंता देश में हाशिए पर मौजूद सभी वर्गों पर लागू होती है। इनमें अनुसूचित जातियों और अल्पसंख्यक वर्गों के लोग भी शामिल हैं। देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमानों की स्थिति इससे बेहतर नहीं है। स्टॉप।